चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट बुक का सबसे पहला और सबसे मजेदार चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही बात करेंगे। सॉल्यूशन से बच्चों लोग हम क्या समझते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेना चाहूंगी मैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या किया हमने? एक गिलास वाटर लिया, उसमें हमने पिंच ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व कर दी। डिसॉल्व करने पे हमें क्या मिला? एक क्लियर सॉल्यूशन मिला, या मैं अभी बोल दूं उसको क्लियर मिक्सचर मिला। क्लियर का यहाँ पे मतलब है होमोजीनियस प्रॉपर्टीज, यानी कि थ्रू आउट द सेम वो मुझे बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, प्लस थ्रू आउट द सेम जो उसका टेस्ट होगा या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। टेक्निकल टर्म यूज करूं तो होमोजीनियस रहेंगी। हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पहले भी पढ़ा है क्लास 9th में। तो वही होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। अब हमारे जो 12th के सिलेबस में सॉल्यूशंस हैं वो 2 कंपोनेंट सॉल्यूशंस हैं। 2 कंपोनेंट का मतलब है एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। अब बाइनरी सॉल्यूशन से ये तो समझ आ गया कि 2 कंपोनेंट्स है, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स में से एक मेरे पास सॉल्यूट होगा और एक मेरे पास सॉल्वेंट होगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कैसे पता लगाया जाए कौन सॉल्यूट है तो कौन सॉल्वेंट है। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को दोबारा कंसीडर करूं, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो आप मुझे यही आंसर देंगे कि मैम यहाँ पे जो ये सॉल्यूट है ये सॉल्यूट का काम कर रहा है, और जो ये वाटर है ये यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमने वाटर को ज्यादा क्वांटिटी में लिया है और सॉल्ट को हमने कंपेरेटिवली लेसर क्वांटिटी में लिया। यानी कि एक मेजर तरीका पहचानने का क्या हो गया कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? उनकी क्वांटिटी। हम उनकी क्वांटिटी को कंपेयर कर लेंगे, जो ज्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोल के चलेंगे, जो कम होगा उसको हम सॉल्यूट बोल के चलेंगे। और ये पहचानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी 11th वाली कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करना है, और कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट करते वक्त वी आर वेरी मच स्पेसिफिक। कहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पुट करना है या कहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन पुट करना है। तो अगर हम पहले से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करने पे प्रॉब्लम आएगी। हमारे पास एक और तरीका है, पर मैं उसको जनरली लेके चलूंगी। जैसे कि आपने देखा इस केस में जो आपने सॉल्यूट लिया सॉल्ट, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड थी, और जो आपने सॉल्वेंट लिया वाटर, उसकी फिजिकल स्टेट यहां पर लिक्विड थी, और जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया वो भी कैसा था? लिक्विड था। तो यानी कि जनरली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किसकी फिजिकल स्टेट को आगे कैरी आउट करते हैं? सॉल्वेंट की। पर जिन केसेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, उसमें ये मेथड फिर काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए हम क्वांटिटी पे ही रिलाई करेंगे कि जो ज्यादा क्वांटिटी है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और जो कम क्वांटिटी है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि सॉल्यूशन से हम समझते क्या है। तो अगर मैं जस्ट निकालूं इसका डेफिनेशन हमारी सॉल्यूशन की ये बनती है, होमोजेनियस मिक्सचर, और स्पेसिफिकली यहाँ पे कैसा पढ़ रहे हैं हम? बाइनरी मिक्सचर कंटेनिंग वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, इनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का कि हम इनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते।
जैसे कि मैं आपको बोलूं आपने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया पानी में, अब मैं कह रही हूँ मेरे को मेरा सॉल्ट वापस करो, कैसे करोगे? आप स्ट्रेनर यूज कर लो, टी स्ट्रेनर, क्या स्ट्रेन करने पर आपका सॉल्ट वापस आएगा? नहीं आएगा। तो यानी कि सिंपल फिजिकल मेथड्स आर नॉट इनफ टू सेपरेट दीज होमोजेनियस सॉल्यूशंस। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ केमिकल प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे इवेपोरेशन यूज करनी पड़ेगी, उसको पूरा हीट करना पड़ेगा, जितना भी वाटर का कंटेंट है जब वो इवेपोरेट आउट हो जाएगा तो नीचे क्या मुझे मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। तो यानी कि हम दो पॉइंट्स की हेल्प से अपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन बना सकते हैं। पहला कि ये होमोजेनियस मिक्सचर्स है जिसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दूसरा ये सिंपल फिजिकल मेथड्स की हेल्प से सेपरेट आउट नहीं हो सकते। अच्छा, अब कई बार हम लैब में टर्म यूज करते हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो देखेंगे कई एसिड्स या बेसिस की बॉटल में लिखा होता है DIL, जिसको आप पढ़ते हो डिल्यूटेड, और कईयों की बॉटल्स में लिखा होता है कॉन्क, जिसकी फुल फॉर्म है कंसंट्रेटेड। बट आप अभी तक स्पेसिफाई नहीं करते कि कितनी वैल्यू तक आप उसको डाइल्यूटेड बोलेंगे, यानी कि वो कम स्ट्रॉन्ग है वीक है, और किस क्वांटिटी तक, किस अमाउंट तक आप उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। कब मैं उसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करूं, कब मैं उसको डाइल्यूट कंसीडर करूं, उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि हमें कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत पड़ेगी। ये वही कंसंट्रेशन टर्म्स है जो आपने 11th में भी पढ़ी। तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम पहले रिवाइज करेंगे, तभी जो है हम अगले टॉपिक पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं आगे वो सब कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। एवरी प्रॉपर्टी इज इंक्लूडिंग एनी ऑफ द वन कंसंट्रेशन टर्म। इफ वी आर नॉट क्लियर विद द कंसंट्रेशन टर्म्स, ये पूरा चैप्टर हम ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अगला काम हमारा क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म से। हम कंसंट्रेशन टर्म्स को सॉरी दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। क्या कैटेगरीज है वो? एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये आपका बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इफेक्ट होती है और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है। आपको ये MCQ या असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में जो है क्वेश्चन मिल सकता है। बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स वो होंगी जिसमें वॉल्यूम होगा, क्योंकि आप लोगों ने 11 में आइडियल गैस इक्वेशन देखी है PV इज इक्वल टू nRT, और वहां पे आप देखते हो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन निकलता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी तो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज हो जाएगी। पर मास का टेम्परेचर से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो जितने भी आपके मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो आपकी टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज नहीं होंगी। यानी कि मैं यहां से ये कंक्लूजन भी निकाल सकती हूँ जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो हमारी ज्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि ये तो टेम्परेचर बदलने पर अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, बट ये टेम्परेचर बदलने पर भी उसकी वैल्यू वही फिक्स रह रही है, तो इसकी रिलायबिलिटी फैक्टर क्या हो जाता है? आपका इंक्रीज हो जाता है। अब कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड? सबसे पहली आ जाएगी V/V%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। देन आपकी आ जाएगी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर इसी में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से। मास रिलेटेड हो जाएगी W/W%। केमिस्ट्री में आपका वेट और मास का मतलब सेम रहता है, पर फिजिक्स में वेट और मास आप डिफरेंट लेके चलते हैं। मास आपका M होता है, वेट आपका mg होता है। पर केमिस्ट्री में अगर हम कभी वेट बोल रहे हैं कभी मास बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारा मतलब बिल्कुल सेम। उसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे ppm, जिसका यूज केमिस्ट्री में कम रहता है, बायो में ज्यादा मिलेगा, या ppb, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। देन वी हैव मोल फ्रैक्शन, देन वी हैव मोलैलिटी, एक R और L का फर्क रहता है यहाँ पे।
मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, मोलालिटी को वहीं हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें अगले टॉपिक पे जाने से पहले रिवाइज करनी है, इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, फिर हम इस चैप्टर के जो है अगले टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हम ले लेते हैं वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंट। आपको किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है अगर आपको रीडिंग करनी आती है। अब यहाँ पे मैं कोई इंग्लिश की रीडिंग नहीं सिखा रही हूँ आपको, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसको आपको प्रॉपरली रीड करके ब्रेकआउट करना आता है, तो आप हर कंसंट्रेशन टर्म का खुद ही फॉर्मूला जो है बना सकते हैं। आपको एज सच कोई रट्टाफिकेशन या मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से वेट बाय वेट परसेंट समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3% NaOH का, मेरे को ब्रैकेट में दे रखा है, वेट बाय वेट है ये, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। अब एक्वस देखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि इस केस में सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। CBSE लेवल पर आपको हमेशा सॉल्वेंट मेंशन्ड होता है, 99% केसेस में मेंशन्ड होता है। 1% अगर मेंशन नहीं है या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्वेंट नहीं बता रखा, तो आप बाय डिफॉल्ट वाटर को अपना सॉल्वेंट मान लेंगे। इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। कुछ नहीं है तो पानी है, ठीक है। चलिए अब इसको रीड करना सीखते हैं। आप कहोगे इसमें रीड क्या करना मैम, 3% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन रीड कर लिया? नहीं, ब्रेक डाउन करेंगे। 3% NaOH एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 3 ग्राम ऑफ NaOH, क्योंकि पहले सॉल्यूट की बात करिए तो इसलिए मैं भी सॉल्यूट की बात कर रही हूँ ग्राम के टर्म्स में। और ग्राम क्यों लिया, क्योंकि वेट की टर्म्स में बात कर रहे हो, हेडिंग क्या है, वेट बाय वेट परसेंट। 3 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज का टोटल हमेशा कितना होता है, 100। आप स्कूल का रिजल्ट भी निकालते हैं तो आपकी परसेंटेज किस में से आती है, 100 में से। तो यहाँ पे भी परसेंटेज यूज करिए तो टोटल कितना आ गया, 100। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 3 ग्राम, जो NaOH है इस केस में, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम। यानी कि हम यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट का और वेट ऑफ सॉल्यूशन का। अब इससे अपने आप आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मुझे वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने किसकी बात करी, वेट ऑफ सॉल्यूट की, तो वो आपका हो जाएगा वेट या मास। अगेन मैं बता रही हूँ केमिस्ट्री में वेट और मास आपके सेम रहेंगे, ऑफ सॉल्यूट। फिर आपने किसकी बात करी, सॉल्यूशन की, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, इनटू 100। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको लर्न रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप इस तरह की रीडिंग कर सकते हैं। ऐसे कोई भी एग्जांपल आपके सामने आ सकता है, 0.43% सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कैसे रीड करेंगे, 0.43 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अभी तो वैसे भी हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन से लेना देना, सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, पर अगर हमें सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़े तो हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास पता चल गया 3 ग्राम, सॉल्वेंट का मैं निकालना चाहती हूँ, सॉल्यूशन का पता चल गया 100 ग्राम, इसलिए सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, 100 ग्राम माइनस 3 ग्राम इज इक्वल टू 97 ग्राम। बट हमारे फॉर्मूले में भी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। किसी और केस में आपको सॉल्वेंट की जरूरत हो तो आप कभी भी इस रिलेशन को यूज करके सॉल्वेंट का मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको हो सकता है मास की टर्म्स में न्यूमेरिकल ना दिया गया हो, उस केस में आपको आपकी बहुत ही पुरानी क्वांटिटी का हेल्प लेना है, डेंसिटी। डेंसिटी अगर मैं याद करूं तो होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम।
हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे दिया वॉल्यूम और निकालने को दे रहे हैं वेट बाय वेट परसेंट या मास बाय मास परसेंट। भाई क्वेश्चन में वॉल्यूम है, निकालने को मास दे रहे हैं आपको, कि क्वेश्चन ही गलत है? नहीं, आपको ब्रैकेट में डेंसिटी भी मेंशन होगी। तो आप उसे क्या करोगे, आपके पास डेंसिटी है, आपके पास वॉल्यूम है, तो वहां से आप मास का वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका मास का, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास आपका यहाँ पे ग्राम में आ जाएगा, वॉल्यूम आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब या एमएल में ले लेंगे, एमएल में रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, एक ही कन्वर्जन फैक्टर रहता है इनका। और डेंसिटी आपको ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही गिवन होगी। तो ये थी हमारी पहली कंसंट्रेशन टर्म। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे।